नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल ऑफ राजस्थान XYZ में स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली दोस्तों साइंस से संबंधित है। साइंस का एक टॉपिक है दोस्तों, बायोलॉजी से संबंधित है। बायोलॉजी का टॉपिक है दोस्तों जिसका नाम है कोशिका। कोशिका मीन्स सेल। सेल से संबंधित मैंने 2 वीडियो पहले ही अपलोड कर दी दोस्तों। 2 वीडियो जिसमें अपन पहली वीडियो में डिस्कशन किया था कोशिका की जो जनरल जानकारी है उसके बारे में, और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में क्या डिफरेंट है इसके बारे में अपन पहली वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। और दूसरी वीडियो में अपन ने डिस्कशन किया था कोशिका के मतलब जो पादप कोशिका जंतु कोशिका में क्या डिफरेंट है, और इसके अलावा ना कोशिका की जो संरचना उसके मतलब कि 2 पार्टों के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बारे में अपन ने दूसरी वीडियो में डिस्कशन कर लिया, ठीक है। और आज की तीसरी वीडियो है पार्ट नंबर 3, जिसमें अपन कोशिका की संरचना से संबंधित जो उसके पार्ट है दोस्तों। इसमें सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका द्रव्य है, जीव द्रव्य है, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको अपन अंतःपर्देव जालिका के नाम से जानते हैं। इसके बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला टॉपिक अपने सामने है साइटोप्लाज्मा यानी कि कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्मा के बारे में अपन डिस्कशन करते हैं, जिसको अपन कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों जो कोशिका का द्रव्य है, कोशिका का द्रव्य भाग दोस्तों लिक्विड पार्ट भी कहते हैं इसको। ये एक मतलब कि किस किस से मिलकर बना रहता है, जल और नमक, वाटर एंड सॉल्ट से मिलकर बना रहता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य 2 चीज़ों से मिलकर है, वाटर एंड सॉल्ट से मिलकर बना है, ठीक है। साइटोप्लाज्मा में ज़्यादा मात्रा में पानी पाया जाता है, ठीक है। कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है। नमक और पानी से मिलकर बना रहता है, सबसे ज़्यादा मात्रा पानी की रहती है, ठीक है। इसकी वजह से दोस्तों ये कोशिका को नमी प्रदान करता है। और कोशिका के अंदर जो पोषक तत्व है उनका संचार करने का कार्य कौन करता है, कोशिका द्रव्य करता है, ठीक है। कोशिका द्रव्य का कार्य पोषक तत्वों का संचार करने का है, ठीक है। और एक साइटोप्लाज्मा में यानी कि कोशिका द्रव्य में दोस्तों अवायवीय श्वसन पाया जाता है। एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी, जो कोशिका द्रव्य है जिसके अंदर दोस्तों श्वसन किस प्रकार का पाया जाता है, अवायवीय श्वसन पाया जाता है। और कोशिका द्रव्य के अंदर दोस्तों 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। कोशिका द्रव्य में दोस्तों कितने एटीपी का निर्माण होता है दोस्तों, 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। और एटीपी की जो फुल फॉर्म दोस्तों ये क्या है, एडिनोसाइनिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइनिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी की फुल फॉर्म होती है। और कोशिका द्रव्य में दोस्तों कितनी ऊर्जा का निर्माण होता है, 2 एटीपी का होता है। और अपने जो माइटोकॉन्ड्रिया में दोस्तों कितनी ऊर्जा का निर्माण होता है, 36 एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितनी एटीपी हो गई, 38 एटीपी एक कोशिका से मतलब की ऊर्जा बनती है। नेक्स्ट देखिए प्रोटोप्लाज्मा। तो अपने कोशिका द्रव्य के बारे में देख लिया, अब देखिए जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्मा के बारे में देखिए। तो प्रोटोप्लाज्मा यानी कि जीव द्रव्य 2 चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो कोशिका द्रव्य से मिलकर बना है, एक न्यूकोप्लाज्मा से मिलकर बना है, ठीक है। तो जीव द्रव्य दोस्तों 2 चीज़ों से है, एक तो साइटोप्लाज्मा, एक न्यूकोप्लाज्मा यानी कि अपना जो केंद्रक का जो द्रव्य, केंद्रक द्रव्य है जिसको अपन जानते हैं, ये मतलब कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से मिलकर क्या बनता है दोस्तों, जीव द्रव्य बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज़ों से मिलकर बना रहता है, साइटोप्लाज्मा और न्यूकोप्लाज्मा से जीव द्रव्य बनता है प्रोटोप्लाज्मा। अब प्रोटोप्लाज्मा यानी कि जीव द्रव्य पूरी कोशिका में पाया जाता है, तो ये बात अपनी सही है। प्रोटोप्लाज्मा दोस्तों यानी कि जीव द्रव्य पूरी कोशिका में पाया जाता है, और दो दो चीज़ों से मिलकर बना रहता है, कोशिका द्रव्य और न्यूकोप्लाज्मा से, ठीक है। प्रोटोप्लाज्मा यानी कि जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, तो ये खोज की थी दोस्तों पुरंकिंजे ने, ठीक है। प्रोटोप्लाज्मा यानी कि जीव द्रव्य की खोज करने वाला कौन दोस्तों, पुरंकिंजे। पुरंकिंजे। प्रोटोप्लाज्मा अगर पूरी कोशिका से बाहर निकल जाता है तो कोशिका पूरी नष्ट हो जाती है, इसीलिए दोस्तों पुरंकिजी ने इसे कोशिका का सजीव द्रव्य कहा दोस्तों, ठीक है। अगर मतलब कि कोई कोशिका है उससे मतलब कि जीव द्रव्य को बाहर निकाल दिया जाता है तो पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है, क्योंकि मतलब कि जीव द्रव्य इसीलिए कहा गया है दोस्तों क्योंकि मतलब कि ये कोशिका को जीवित रखता है, ठीक है। 2 चीज़ों से मिलकर बना रहता है, न्यूकोप्लाज्मा और प्रोटोप्लाज्मा, ठीक है। सॉरी, न्यूकोप्लाज्मा और अपने साइटोप्लाज्मा से ये अपना प्रोटोप्लाज्मा मिलकर बना रहता है, ठीक है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से मिलकर अपना जीव द्रव्य का निर्माण होता है, और जीव द्रव्य की खोज करने वाला दोस्तों पुरंकीजे। और पुरंकीजे ने ये बात कही, अगर कोशिका से दोस्तों जीव द्रव्य को बाहर निकाल दिया जाता है तो मतलब कि पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है, इसकी वजह से दोस्तों इसको कोशिका का सजीव द्रव्य कहा जाता है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों अपन किस नाम से जानते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं,
माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहते हैं दोस्तों? पूरी कोशिका के अंदर का दोस्तों जो पार्ट है उनमें जो मतलब कि एक माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 36 एटीपी का निर्माण होता है और कोशिका द्रव्य में दोस्तों 2 एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, 2 एटीपी का निर्माण होता है। टोटल अपने कोशिका में दोस्तों 38 एटीपी का निर्माण होता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन से पार्ट में दोस्तों मतलब कि ऊर्जा का निर्माण हो रहा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे ज़्यादा ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। इसकी वजह से दोस्तों इसको किस नाम से जानते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाला कौन दोस्तों? खोज करने वाला है अल्टमान। अल्टमान ने खोज की थी 1894 में, 1894 के अंदर के दोस्तों अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। ठीक है, आगे देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को एक सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों एक किस नाम से जानते हैं? सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स के नाम से भी जानते हैं। इसको ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का खुद का एक डीएनए होता है। ठीक है, डीएनए होता है। डीएनए एक खुद का माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मतलब कि डीएनए सबसे पहले पाया किस में जाता है? तो डीएनए पाया जाता है अपना केंद्रक के अंदर का। ठीक है, केंद्रक के अंतर्गत डीएनए पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे कोशिका के अंदर की केंद्रक है और कोशिका के अंतर्गत ही दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, लेकिन केंद्रक में दोस्तों डीएनए होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में भी खुद का एक डीएनए होता है, जिसकी वजह से दोस्तों इसको किस नाम से जानते हैं? रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है, यानी कि वायवीय श्वसन पाया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में दोस्तों वायवीय श्वसन पाया जाता है। लेकिन कोशिका द्रव्य में दोस्तों किस प्रकार का मतलब श्वसन पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में दोस्तों किस प्रकार का मतलब कि श्वसन पाया जाता है? अवायवीय श्वसन पाया जाता है। ठीक है, अवायवीय। और कोशिका द्रव्य में दोस्तों 2 एटीपी का निर्माण होता है, अवायवीय श्वसन पाया जाता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में दोस्तों वायवीय श्वसन होता है और 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, 36 एटीपी की ऊर्जा का निर्माण होता है। यहाँ पे आपको दिखा रखा है, माइटोकॉन्ड्रिया में 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। और एटीपी की फुल फॉर्म आपको पहले ही बता चुका दोस्तों, एडिनोसाइनिन ट्राइफॉस्फेट। ये आपके सामने लिखी हुई एडिनोसाइनिन ट्राइफॉस्फेट। आगे देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में इसके खुद का डीएनए पाया जाता है। अच्छा, इसके बारे में आपको बता चुका दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए पाया जाता है। एक कोशिका में दोस्तों केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों होते हैं, लेकिन जो डीएनए पाया जाता है दोस्तों वो केंद्रक के अंतर्गत पाया जाता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में भी दोस्तों खुद का डीएनए पाया जाता है। इसकी वजह से दोस्तों इसको रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे देखिए, केंद्रक में माता पिता दोनों का डीएनए पाया जाता है। ये बात सही है। केंद्रक के अंतर्गत जो डीएनए होता है दोस्तों, ये माता और पिता दोनों का होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है वो केवल किसका होता है? माँ का होता है। ठीक है, यानी कि माता का डीएनए केवल माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। इसकी वजह से दोस्तों मतलब कि जो मातृ वंश है इसका पता लगाने के लिए मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया की टेस्ट किया जाता है। ठीक है, एमटी टेस्ट, एमटी डीएनए टेस्ट किसके लिए किया जाता है? मातृवंश का पता लगाने के लिए। ठीक है, एमटी डीएनए टेस्ट मातृवंश का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और डीएनए दोस्तों मातृवंश का किस में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अगला देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में उसके खुद के छोटे-छोटे गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। तो ये बात भी सही है, माइटोकॉन्ड्रिया में खुद के छोटे-छोटे गुणसूत्र पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल विदिन ए सेल भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है एक तरह की मतलब कि कोशिका है। कोशिका में मतलब कि कोशिका जो अपनी होती है, कोशिका में और भी मतलब कि पार्ट होते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में मतलब कि इतना पावर है कि ये खुद की एक मतलब कि कोशिका की तरह कार्य करता है। ठीक है, इसका खुद का कार्य ये खुद करता है। इसके अलावा इसके खुद का डीएनए होता है। इसमें खुद का मतलब कि गुणसूत्र यानी कि स्मॉल क्रोमोसोम होते हैं। इसकी वजह से अपन इसको किस नाम से जानते हैं? सेल विदिन ए सेल, यानी कि कोशिका के अंदर एक कोशिका होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में आरएनए तथा राइबोसोम भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, आरएनए पाया जाता है और राइबोसोम किस प्रकार का पाया जाता? 70s प्रकार का राइबोसोम उपस्थित होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ये बात सही है, माइटोकॉन्ड्रिया केवल किस में पाया जाता है? यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, यूकेरियोटिक कोशिकाएं किस में पाई जाती है दोस्तों? यूकेरियोटिक कोशिकाएं अपने जो एनिमल जो प्लांट है दोस्तों, यानी कि जंतु कोशिका है जिसको अपन यूकेरियोटिक कोशिका के नाम से जानते हैं। बाकी प्रोकैरियोटिक कोशिका किस में पाई जाती है दोस्तों? अपने प्लांट के अंतर्गत पाई जाती है। ठीक है, सबसे पहले प्लांट में पाई जाती है, फिर फंजाई में पाई जाती है, फंजाई फंजाई और इसके अलावा दोस्तों बैक्टीरिया में पाई जाती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका दोस्तों प्लांट, फंजाई और बैक्टीरिया में पाई जाती है। यूकेरियोटिक कोशिका केवल मतलब कि एक बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय होती है, लेकिन ये अपने एनिमल प्लांट के अंतर्गत पाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए, गोल्जी बॉडी जिसको अपन गोल्जी काई के नाम से जानते हैं,
गोल्जी काय को अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल के नाम से किसे कहा जाता है दोस्तों? गोल्जी बॉडी को कहा जाता है, ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी के द्वारा दोस्तों गोल्जी बॉडी की खोज की थी। और गोल्जी बॉडी को किस नाम से जानते हैं? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। और गोल्जी बॉडी का एक और नाम है जिसका क्या नाम है दोस्तों? इसको मतलब कि कोशिका की किडनी भी कहा जाता है, ठीक है। गोल्जी बॉडी को किस नाम से जानते हैं? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल्स के नाम से और किडनी ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यानी कि किडनी कहा जाता है कोशिका की। आगे देखो, गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? ये एक तो प्रोटीन, एक लिपिड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दोस्तों, उनका एक मतलब कि पैकेज करने का और प्रोसेस करने का कार्य करते हैं, ठीक है। गोल्जी बॉडी का क्या कार्य होता है दोस्तों? एक तो प्रोटीन है, एक लिपिड जो अणु है दोस्तों, जिसको अपन लिक्विड मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। इनको एक तो प्रोसेस करने का कार्य करते हैं और पैकेज करने का कार्य करते हैं, ठीक है। इसकी वजह से दोस्तों इसको किस नाम से जानते हैं? किडनी ऑफ द सेल और ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, गोल्जी बॉडी को। आगे देखिए, इसे पेकर ऑफ द सेल, मदर ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ठीक है। कोशिका की मतलब कि पैकिंग करने वाली कौन है दोस्तों? गोल्जी बॉडी है। और कोशिका की माता किसे कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है गोल्जी बॉडी को, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है दोस्तों? कार्य आपने देख लिया, प्रोटीन और लिपिड अणुओं का प्रोसेस करना और पैकेज करने का कार्य गोल्जी बॉडी का होता है। और इसको पेकर ऑफ द सेल भी कहा जाता है और मदर ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इसको ट्रैफिक ऑफ द पुलिस भी कहा जाता है और किडनी ऑफ द सेल भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। इसके उपनाम बहुत सारे हैं। गोल्जी बॉडी केवल मतलब कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है, ठीक है। गोल्जी बॉडी केवल किसमें पाई जाती है? यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। अगला टॉपिक है अपने पास लाइसोसोम। लाइसोसोम को अपन सुसाइड बेग भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। लाइसोसोम को किस नाम से जानते हैं? सुसाइड बेग यानी कि आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लाइसोसोम में पाचन एंजाइम पाए जाते हैं। पाचन एंजाइम यानी कि जो डाइजेस्टिव जो एंजाइम होते हैं दोस्तों, ये पाए जाते हैं। एसिड हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, एसिड हाइड्रोलाइसिस यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम अपने लाइसोसोम में पाए जाते हैं, जिसको आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं। इसके बारे में आगे और देखते हैं। लाइसोसोम में दोस्तों पाचन एंजाइम पाए जाते हैं, इसके बारे में अपन देख चुके हैं। लाइसोसोम मतलब कि जो अतिरिक्त या खराब हो चुके जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, या फिर खाद्य कण होते हैं, या फिर संगनल जो वायरस या बैक्टीरिया होता, या फिर माइक्रो मेलिकुलस होते हैं, जिनको मतलब कि नष्ट करने का कार्य कौन करता है? लाइसोसोम करता है, ठीक है। कोशिका के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं? एक तो मतलब कि अतिरिक्त खराब हो चुके ऑर्गेनल्स, यानी कि कोई भी मतलब कि कोशिका के अंतर्गत खराब हो चुका अंग है, और या फिर खाद्य कण है दोस्तों जो खराब हो चुका है, या फिर कोई वायरस या बैक्टीरिया आ गया दोस्तों, या फिर मैक्रोमेल्युकुलस जो सब ये मतलब कि है, ये कोशिका के अंदर एक्स्ट्रा हो जाते हैं। इनको नष्ट करने का कार्य कौन करता है? लाइसोसोम करता है, ठीक है। लाइसोसोम करता है। लाइसोसोम के अंतर्गत क्या पाई जाती है दोस्तों? पाचन एंजाइम पाई जाती है, जो कि मतलब कि जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनका पाचन करने का कार्य लाइसोसोम करते हैं, ठीक है। कभी कभार मतलब कि ये खुद को भी मतलब कि अपने को आपको भी पचा देता है। इसके वजह से दोस्तों इसको किस नाम से जानते हैं? सुसाइड बेग यानी कि आत्मघाती थैली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आगे देखिए, लाइसोसोम दो स्टेज होते हैं दोस्तों। लाइसोसोम के दो प्रकार है। दो स्टेज कौन कौन सी हैं? एक कोशिका बन रही है, उस समय मतलब कि लाइसोसोम क्या करता है? वायरस और बैक्टीरिया को नष्ट करता है, ठीक है। जब कोशिका का निर्माण होता है दोस्तों, उस समय लाइसोसोम का कार्य होता है कोई भी वायरस हो या फिर मतलब कोई भी बैक्टीरिया हो, उसको नष्ट करने का कार्य करता है, ठीक है। और दूसरी जो स्टेज होती है दोस्तों, वो अपने लाइसोसोम की कौन सी होती है? जब कोशिका पूरी वयस्क हो जाती है, तो उसको पूरा मतलब कि तोड़ देता है, ठीक है। तोड़ने का कार्य कब करता है दोस्तों? जब कोशिका पूरी वयस्क हो जाती है, उस समय तोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने लाइसोसोम के दो कार्य दोस्तों, एक तो मतलब कि जब कोशिका का निर्माण होता है उस समय मतलब कि जो बैक्टीरिया वायरस वगैरह होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करते हैं। जब कोशिका पूरी हो जाती है तो उसको मतलब कि एक डिवीजन करता है, दो भागों में तोड़ देता है, ठीक है। तोड़ने का कार्य भी कौन करता है? लाइसोसोम करता है, ठीक है। अगर कोशिका किसी कारणवश क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उसको मतलब कि रिपेयर नहीं किया जा सकता। तो अगर कोई भी कोशिका है किसी भी कारणवश मतलब कि क्षतिग्रस्त हो गई, अब वापस उसको रिपेयर नहीं की जा सकता, तो उस समय दोस्तों लाइसोसोम क्या करता है? इसको मतलब कि अ, विनाश कर देता है। इसका मतलब कि एक डाइजेशन कर देता है, इसको पाचन कर देता है, ठीक है। आत्म विनाश कर देता है एपोप्टोसिस प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य होता है, क्या होता है दोस्तों? ये कोशिका के अंदर जितनी भी मतलब कि पाचन क्रिया होती है, वो पाचन क्रिया करने का कार्य कौन करता है? लाइसोसोम करता है, ठीक है। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, ठीक है। कोशिका के अंतर्गत जितनी भी पाचन क्रिया होती है, उसको पाचन करने का कार्य लाइसोसोम का होता है।
लाइसोसोम गोल्जी बॉडी का अंग है दोस्तों, ठीक है। लाइसोसोम किसका अंग है? गोल्जी बॉडी का अंग है, यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। आगे देखिए, ये दोस्तों राइबोसोम है, कोशिका का मतलब सबसे छोटा अंग भी होता है। कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा दोस्तों? राइबोसोम है, ठीक है। राइबोसोम के बारे में अपन डिस्कशन करते हुए, राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम सबसे कोशिका का सबसे छोटा अंग माना जाता है। इसकी खोज की थी दोस्तों जॉर्ज इमिल पेलेड के द्वारा, ठीक है। पेलेड, यहाँ पे आपको पेलेड याद रखना। जॉर्ज इमिल पेलेड के द्वारा दोस्तों 1955 में के अंतर्गत राइबोसोम की खोज की थी। राइबोसोम की खोज किसके द्वारा की थी? जॉर्ज इमिल पेलेड के द्वारा। राइबोसोम दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। और इसका कार्य दोस्तों एमआरएनए को प्रोटीन में ट्रांसलेशन करने की प्रक्रिया दोस्तों किसके द्वारा की जाती है? राइबोसोम के द्वारा, ठीक है। राइबोसोम का कार्य क्या होता है दोस्तों? प्रोटीन संश्लेषण का। और इसके अलावा दोस्तों ये एमआरएनए होता है, इसको प्रोटीन में ट्रांसलेट करने का कार्य दोस्तों राइबोसोम का होता है, ठीक है। राइबोसोम लिपिड्स के मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है दोस्तों उसमें मदद करता है, ठीक है। वसा के पाचन में दोस्तों कौन मदद करता है? वसा के पाचन में जो मदद करता है वो राइबोसोम करता है, ठीक है। लिपिड के मेटाबॉलिक क्रियाओं में, ठीक है, एक्टिविटीज में। राइबोसोम यूकेरियोटिक सेल में पाया जाता है। राइबोसोम किस में पाया जाता है दोस्तों? यूकेरियोटिक सेल में पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक सेल में, दोनों में पाया जाता है, ठीक है। यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में दोस्तों राइबोसोम पाया जाता है। इसकी वजह से दोस्तों राइबोसोम को किस नाम से जानते हैं? यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ द सेल के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? राइबोसोम को जाना जाता है, ठीक है। राइबोसोम का नाम दोस्तों यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ द सेल, ये क्योंकि ये दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में, ठीक है। ये कोशिका का सबसे छोटा अंग है दोस्तों, इसके बारे में ऑलरेडी अपन देख चुके हैं। और राइबोसोम के दो प्रकार दोस्तों, राइबोसोम के दो प्रकार है। एक प्रकार अपना 70S प्रकार का जो कि छोटे आकार में होता है, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में दोस्तों 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। 80S प्रकार का जो राइबोसोम है दोस्तों ये आकार में बड़े होते हैं, और यूकेरियोटिक कोशिका में दोस्तों ये पाया जाता है, ठीक है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। और राइबोसोम मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ऊपरी जो सतह होती है उसमें दोस्तों ये मतलब कि चिपके रहते हैं, ठीक है। एंडी एंडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रदेशित जालिका के ऊपर दोस्तों राइबोसोम चिपके रहते हैं, और ये दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, और एमआरएनए को मतलब कि प्रोटीन में ट्रांसलेट करने का कार्य भी दोस्तों राइबोसोम का होता है, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा दोस्तों ये माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर और क्लोरोप्लास्ट के ऊपर भी दोस्तों मतलब कि ये अपना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देख चुके हैं दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया किस किस में होता है दोस्तों, अपना राइबोसोम किस किस में होता है? एक तो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रदेशित जालिका के ऊपर चिपका रहता है। एक माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का मतलब कि एक राइबोसोम होता है, और एक क्लोरोप्लास्ट में दोस्तों राइबोसोम होता है, ठीक है।